कक्षा 11 इतिहास चैप्टर नंबर 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य का तीसरा भाग। 2 भाग आपको हमने इसके पहले विस्तार से बताया। श्रमिकों पर नियंत्रण। भूमध्य सागर और निकटवर्ती पूर्वी पश्चिमी एशिया दोनों ही क्षेत्रों में दासता की जड़ें बहुत गहरी थी और 4वीं शताब्दी में ईसाई धर्म में राज्य धर्म बनने के बाद भी इस गुलामी की प्रथा को कोई गंभीर चुनौती नहीं दी। इसका अर्थ यह नहीं है कि रोम की अर्थव्यवस्था में अधिकांश श्रम दासों द्वारा किया जाता था, तथापि यह बात गणतंत्री काल में इटली के मामले में सही हो सकती है, जहां अगस्टस के शासनकाल में इटली की कुल 75 लाख की आबादी में 30 लाख दास थे, किंतु समग्र साम्राज्य में ऐसी स्थिति नहीं थी। उन दिनों दासों को पूंजी निवेश की दृष्टि से देखा जाता था। कम से कम रोम के लेखक ने तो जमींदारों को ऐसे संदर्भों में उन गुलामों का इस्तेमाल न करने की सलाह दी जहां फसलों की कटाई के लिए उनकी बहुत बड़ी संख्या में आवश्यकता हो, अथवा जहां स्वास्थ्य को मलेरिया जैसी बीमारियों से नुकसान पहुंच सकता हो। ऐसे विचार दासों पर सहानुभूति पर नहीं बल्कि हिसाब किताब पर आधारित थे। एक और जहां उच्च वर्ग के लोग दासों के प्रति प्रायः क्रूरतापूर्ण व्यवहार करते थे, वहीं दूसरी ओर साधारण लोग उनके प्रति कहीं अधिक सहानुभूति रखते थे। नीरो के शासनकाल में घटी एक प्रसिद्ध घटना के बारे में देखिए, एक इतिहासकार क्या कहता है। दासों के प्रति व्यवहार। कुछ समय के बाद शहर के शासक ल्यूसियस पेडेनियस सेकंडस का उसके दास ने कत्ल कर दिया। पुराने रिवाज के अनुसार यह आवश्यक था कि एक ही छत के नीचे रहने वाले प्रत्येक दास को फांसी दे दी जाए, परंतु बहुत से निर्दोष लोगों को बचाने के लिए भीड़ एकत्रित हो गई और दंगे शुरू हो गए। सेनेट भवन को घेर लिया गया। हालांकि सेनेट भवन में अत्यधिक कठोरता का विरोध किया जा रहा था, परंतु अधिकांश सदस्यों ने परिवर्तन किए जाने का विरोध किया। जो सेनेटर फांसी देने के पक्ष में थे उनकी बात मानी गई, परंतु पत्थर और जलती हुई मसालें लिए भारी भीड़ ने इस आदेश को क्रियान्वित किए जाने से रोका। नीरो ने अभिलेख द्वारा इस लोगों को फटकार लगाई। उन सारे मार्गों पर सेना लगा दी गई जहां सैनिकों के साथ दोषियों को फांसी पर चढ़ाने के लिए ले जाया जा रहा था। टेसिटस 55 से 117 आरंभिक साम्राज्य का इतिहासकार, उसके अंतर्गत इस कथन का उल्लेख है। जब पहली शताब्दी में शांति स्थापित होने के साथ लड़ाई झगड़े कम हो गए तो दासों की आपूर्ति में कमी आने लगी और दास श्रम का प्रयोग करने वालों को दास प्रजनन अथवा वेतनभोगी मजदूरों जैसे विकल्पों को सहारा लेना पड़ा। वेतनभोगी मजदूर सस्ते तो पड़ते ही थे, उन्हें आसानी से छोड़ा और रखा जा सकता था। वास्तव में रोम में सरकारी निर्माण कार्यों में स्पष्ट रूप से मुक्त श्रमिकों का व्यापक प्रयोग किया गया था, क्योंकि दास श्रम का बहुतायत प्रयोग बहुत महंगा पड़ता था। भाड़े के मजदूरों के विपरीत गुलाम श्रमिकों को वर्ष भर रखने के लिए भोजन देना पड़ता था और उनके अन्य खर्चे को उठाने पड़ते थे, जिससे इन गुलाम श्रमिकों को रखने की लागत बढ़ जाती थी। इसलिए संभवतः बाद की अवधि में कृषि क्षेत्र में अधिक संख्या में गुलाम मजदूर नहीं रहे। कम से कम पूर्वी प्रदेशों में तो ऐसा ही हुआ। दूसरी ओर इन दासों और मुक्त व्यक्तियों अर्थात ऐसे दास जिन्हें उनके मालिकों ने मुक्त कर दिया था को व्यापार प्रबंधकों के रूप में व्यापक रूप से नियुक्त किया जाने लगा। यहाँ स्पष्ट उनकी अधिक संख्या में आवश्यकता नहीं थी। मालिक अक्सर अपने गुलामों अथवा मुक्त हुए गुलामों को अपनी ओर व्यापार चलाने के लिए पूंजी यहाँ तक कि पूरा कारोबार सौंप देते थे। रोमन कृषि विषयक लेखकों ने श्रम प्रबंधन की ओर बहुत ध्यान दिया। दक्षिणी स्पेन से आए पहली शताब्दी के लेखक कोलुमेला ने सिफारिश की थी कि जमींदारों को अपनी जरूरत से दोगुनी संख्या में उपकरणों तथा औजारों को सुरक्षित भंडार रखना चाहिए ताकि उत्पादन लगातार होता रहे, क्योंकि दास संबंधी श्रम समय की हानि ऐसी मदों की लागतों से
अधिक बैठती है। हम आगे बढ़े इसके पहले आप देखें, दास प्रजनन गुलामों की संख्या बढ़ाने की एक ऐसी प्रथा थी जिसके अंतर्गत दासियों और उनके साथ मर्दों को अधिकाधिक बच्चे पैदा करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता था। उनके बच्चे भी आगे चलकर दास ही बनते थे। नियोक्ताओं की यह आम धारणा थी कि निरीक्षण यानी देखभाल के बिना कभी कोई काम ठीक से नहीं करवाया जा सकता। इसलिए मुक्ति तथा दास दोनों प्रकार के श्रमिकों के लिए निरीक्षण सबसे महत्वपूर्ण पहलू था। निरीक्षण को सरल बनाने के लिए कामगारों को कभी कभी छोटे दलों में विभाजित कर दिया जाता था। कोलुमिला ने 10-10 श्रमिकों के समूह बनाने की सिफारिश की थी और यही दावा किया कि इन छोटे समूहों में यह बताना अपेक्षाकृत आसान होता है कि उनमें से कौन काम कर रहा है और कौन काम चोरी। इससे पता चलता है कि उन दिनों श्रम प्रबंधन पर विस्तार से विचार किया जाता था। वरिष्ठ प्लिनी, एक प्रसिद्ध प्रकृति विज्ञान के लेखक, ने दास समूहों के प्रयोग की यह कहकर निंदा की कि यह उत्पादन आयोजित करने का सबसे खराब तरीका है, क्योंकि इस प्रकार अलग अलग समूह में काम करने वाले दासों को आमतौर पर पैरों में जंजीर डालकर एक साथ रखा जाता था। ऐसे तरीके कठोर और क्रूर प्रतीत होते हैं, लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि आज विश्व में अधिकांश फैक्ट्रियां श्रम नियंत्रण के कुछ ऐसे ही सिद्धांत लागू करती है। वास्तव में रोमन साम्राज्य में कुछ औद्योगिक प्रतिष्ठानों ने तो इससे भी अधिक कड़े कानून लागू कर रखे थे। वरिष्ठ प्लिनी ने सिकंदरिया की फ्रैंकिसेंस यानी सुगंधित रॉल की फैक्ट्रियों की हालत का वर्णन किया, जहां उसके अनुसार कितना ही कड़ा निरीक्षण रखो पर्याप्त प्रतीत नहीं होता। कामगारों के एप्रेनों पर एक सील लगा दी जाती है। उन्हें अपने सिर पर एक गहरी जाली वाला मास्क या नेट पहनना पड़ता है और उन्हें फैक्ट्री के बाहर जाने के लिए अपने सभी कपड़े उतारने पड़ते हैं। कृषि श्रमिक अवश्य ही थके थके से रहते होंगे और उन्हें नापसंद किया जाता होगा, क्योंकि 3वीं शताब्दी के एक राज्य देश मिस्र के किसानों द्वारा अपने गांव छोड़कर जाने का उल्लेख है, जिसमें यह कहा गया कि वे इसीलिए गांव छोड़कर जा रहे हैं ताकि उन्हें खेती के काम में न लगना पड़े। संभवतः यही बात अधिकांश फैक्ट्रियों और कारखानों पर लागू होती थी। 398 के कानून में यह कहा गया कि कामगारों को दागा जाता था ताकि यदि वे भागने और छिपने का प्रयत्न करें तो उन्हें पहचाना जा सके। कई निजी मालिक कामगारों के साथ ऋण संविदा के रूप में करार लेते थे ताकि वे यह दावा कर सकें उनके कर्मचारी उनके कर्जदार हैं और इस प्रकार वे अपने कामगारों पर कड़ा नियंत्रण रखते। 2री शताब्दी के प्रारंभिक अवधि तक एक लेखक हमें बताता है कि हजारों श्रमिक गुलामी में काम करने के लिए आत्मसमर्पण करते हैं, हालांकि वे मुक्त हैं। दूसरे शब्दों में, बहुत से गरीब परिवारों ने तो जीवित रहने के लिए ऋणबद्धता स्वीकार कर ली थी। हाल ही में खोजे गए ऑगस्टीन के पत्रों में से एक पत्र से हमें यह जानकारी मिलती है कि कभी कभी माता पिता अपने बच्चों को 25 वर्ष के लिए बेचकर बंधुआ मजदूर बना देते थे। ऑगस्टीन ने एक बार अपने एक वकील मित्र से पूछा कि पिता की मृत्यु हो जाने पर क्या इन बच्चों को आज़ाद किया जा सकता है। ग्रामीण ऋणग्रस्तता और भी अधिक व्यापक थी। इन कर्जदारी का एक उदाहरण इस घटना से मिलता है कि 66 ईस्वी के जबरदस्त यहूदी विद्रोह में क्रांतिकारियों ने जनता का समर्थन प्राप्त करने के लिए साहूकारों के ऋण पत्र बांड नष्ट कर डाले। फिर भी हमें इस संबंध में सही स्थिति समझने के लिए पर्याप्त सावधानी बरतनी चाहिए। सीधे इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंच जाना चाहिए कि अधिकतर श्रमिकों पर इन तरीकों से दबाव डाला जाता था। 5वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में सम्राट एनेस्टेसियस ने ऊंची मजदूरियां देकर और समूचे पूर्वी क्षेत्र से श्रमिकों को आकर्षित करके 3 सप्ताह से भी कम समय में पूर्वी सीमांत क्षेत्र में दारा शहर का निर्माण किया था। कुछ दस्तावेज पैपायरस का बहुवचन से यह अनुमान भी लगा सकते हैं कि 6वीं शताब्दी तक भूमध्य सागरीय क्षेत्र में, विशेषकर पूर्वी भाग में, वेतनभोगी श्रमिक कितने अधिक फैले हुए थे। आप देखें इन चित्रों को, श्रमिकों का ये चित्र काम करते हुए जो दिख रहा है। फ्रैंकिनेसेंस एक यूरोपीय नाम जो वास्तव में सुगंधित राल है। इसका प्रयोग धूप, अगरबत्ती और इत्र बनाने के लिए किया जाता था। इसे बोसवेलिया के पेड़ से प्राप्त किया जाता था। इस पेड़ के तने में बड़ा छेद कर इसके रस को बहने दिया जाता था और रस सूखने पर राल प्राप्त किया जाता था। फ्रैंकिसेंस की सबसे उत्कृष्ट किस्म की राल अरब प्रायद्वीप से आती थी।
यह विद्रोह जुडिया में रोम शासन के विरुद्ध हुआ था, जिसे रोमवासियों ने यहूदी युद्ध कही जाने वाली लड़ाई में क्रूरतापूर्वक दबा दिया था। 3 ऐसे लेखों का उल्लेख किया गया जिनकी रचनाओं का प्रयोग यह बताने के लिए किया गया है कि रोम के लोग अपने कामगारों के साथ कैसा बर्ताव करते थे। क्या आप उनके नाम बता सकते हैं? उस अनुभाग को स्वयं फिर से पढ़िए और उन 2 तरीकों का वर्णन करिए जिनकी सहायता से रोम के लोग अपने श्रमिक पर नियंत्रण रखते थे। विद्यार्थियों के लिए सामाजिक श्रेणियाँ। आइए हम अधिक ब्यौरा न देकर साम्राज्य की सामाजिक संरचनाओं की जानकारी प्राप्त करने का प्रयत्न करें। इतिहासकार टेसिटस ने प्रारंभिक साम्राज्य के प्रमुख सामाजिक समूहों का वर्णन इस प्रकार किया है। सेनेटर, प्रैक्टिस शाब्दिक अर्थ पिता, अश्वारोही वर्ग के प्रमुख सदस्य, जनता का सम्मानीय वर्ग जिसका संबंध महान घरानों से था, फूहड़, निम्नतर वर्ग यानी कमीनकारू, प्लेबर्ट्स, सोडिटा जो उनके अनुसार सर्कस और थिएटर तमाशे देखने के आदी थे, और अंततः दास। 3री शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों में सेनेट की सदस्य संख्या लगभग 1000 थी। कुल सेनेटरों में लगभग आधे सेनेटर अभी भी इतालवी परिवारों के थे। साम्राज्य के परवर्ती काल में जो 4वीं शताब्दी के प्रारंभिक भाग में कॉन्स्टेंटाइन प्रथम के शासनकाल से आरंभ हुआ, टेसिटस द्वारा उल्लिखित पहले 2 समूह सेनेटर और नाइट या अश्वारोही एकीकृत होकर एक विश्व अभिजात वर्ग बन चुके थे। इनके कुल परिवारों में से कम आधे परिवार अफ्रीकी अथवा पूर्वी मूल के थे। यह परवर्ती रोमन अभिजात वर्ग अत्यधिक धनवान था, किंतु कई तरीकों से यह विशुद्ध सैनिक संभ्रांत वर्ग से कम शक्तिशाली था, जिनकी पृष्ठभूमि अधिकतर अभिजात वर्ग ही नहीं थी। मध्यम वर्गों में अब नौकरशाही और सेना की सेवा से जुड़े आम लोग शामिल थे, किंतु इसमें अपेक्षाकृत अधिक समृद्ध सौदागर और किसान भी शामिल थे। इनमें बहुत से लोग पूर्वी प्रांत के निवासी थे। टेसिटस ने इस सम्माननीय मध्यम वर्ग का महान सेनेट गृहों के आश्रितों के रूप में वर्णन किया है। मुख्य रूप से सरकारी सेवा और राज्य पर निर्भरता इस मध्यम वर्गीय परिवारों का भरण पोषण करती थी। उनसे नीचे भारी संख्या में निम्नतर वर्गों का एक विशाल समूह था, जिन्हें सामूहिक रूप से हिमिलियोरिस यानी निम्नतर वर्ग कहा जाता था। इनमें ग्रामीण श्रमिक शामिल थे, जिनमें बहुत से लोग अस्थायी रूप में बड़ी जागीर में नियोजित थे। औद्योगिक और खनन प्रतिष्ठानों के कामगार, प्रवासी कामगार जो अनाज तथा जैतून फल की कटाई और निर्माण उद्योग के लिए अधिकांश श्रम की पूर्ति करते थे, स्वतः नियोजित शिल्पकार जो ऐसा बताया जाता था कि मजदूरी पाने वाले श्रमिकों की तुलना में बेहतर पाते थे। बहुत बड़ी संख्या में कभी कभी काम करने वाले श्रमिक, विशेषकर बड़े शहरों में, और वस्तुतः हजारों गुलामों जो विशेष रूप से पूरे पश्चिमी साम्राज्य में पाए जाते थे। 5वीं शताब्दी के प्रारंभिक काल के एक इतिहासकार ओलिम्पियोडोरेस ने एक राजदूत भी था, लिखा है कि रोम नगर में रहने वाले कुलीन परिवारों को उनकी संपदाओं से वार्षिक आय 4000 पाउंड सोने के बराबर होती थी। इसमें वह उपज शामिल नहीं थी जिसका उपभोग वे सीधे कर लेते थे। परवर्ती साम्राज्य में प्रथम 3 शताब्दियों के प्रचलित चांदी आधारित मौद्रिक प्रणाली समाप्त हो गई। स्पेन को खानों से चांदी मिलनी बंद हो गई थी। सरकार के पास चांदी के मुद्रा के प्रचलन के लिए पर्याप्त चांदी नहीं रह गई थी। कॉन्स्टेंटाइन ने सोने पर आधारित नई मौद्रिक प्रणाली स्थापित की और परवर्ती समूचे पूरा काल में इन मुद्राओं का भारी मात्रा में प्रचलन रहा। रोम साम्राज्य के परवर्ती काल में वहाँ की नौकरशाही उच्च तथा मध्य वर्ग अपेक्षाकृत बहुत धनी थे, क्योंकि उन्हें अपना वेतन सोने के रूप में मिलता था। वे अपनी आमदनी का बहुत बड़ा हिस्सा जमीन जैसी परिसंपत्तियां खरीदने में लगाते थे। इसके अतिरिक्त साम्राज्य में भ्रष्टाचार बहुत फैला हुआ था, विशेष रूप से न्याय प्रणाली और सैन्य आपूर्तियों के प्रशासन में। उच्च अधिकारी और गवर्नर लूट खसुट और लालच के लिए कुख्यात हो गए, लेकिन सरकार ने इस प्रकार के भ्रष्टाचारों को रोकने के लिए बारंबार हस्तक्षेप किया। इस संबंध में हमें पता ही इसलिए चलता है सरकार द्वारा अनेक कानून बनाए गए। साथ ही इतिहासविदों, अन्य बुद्धिजीवियों ने ऐसे भ्रष्ट कारनामों की खुलकर निंदा की। आलोचना का यह तत्व अभिजात एवं श्रेय जगत की एक उल्लेखनीय विशेषता है। रोमन राज्य तानाशाही पर आधारित थी। वहाँ असहमत या आलोचना को कभी कभारी बर्दाश्त किया जाता था। आमतौर पर सरकार विरोध का उत्तर हिंसात्मक कार्रवाई से देती थी, विशेष रूप से पूर्वी भाग के शहरों में, जहाँ लोग अक्सर निडर होकर सम्राटों का मजाक उड़ाया करते थे
तथापि 4वीं शताब्दी तक आते आते रोमन कानून की एक प्रबल परंपरा का उद्भव हो चुका था। उसने सर्वाधिक भयंकर सम्राटों का भी अंकुश लगाने का काम किया। सम्राट लोग अपनी मनमानी नहीं कर सकते थे और नागरिक अधिकारों की रक्षा के लिए कानून का सक्रिय रूप से प्रयोग किया जाता था। इसलिए 4वीं शताब्दी के अंतिम दशकों में एम्ब्रोस जैसे शक्तिशाली विस्फों के लिए संभव हो पाया कि यदि सम्राट आम जनता के प्रति अत्यधिक कठोर या दमनकारी हो जाए तो ये विपक्ष भी उतनी ही अधिक शक्तिशाली से उनका मुकाबला करें। देखिए आप, रोमन अभिजात वर्ग की आमदनियाँ 5वीं शताब्दी के प्रारंभिक दशकों में रोम के ऊंचे घरानों में से प्रत्येक के पास अपने आप में वह सब कुछ मौजूद था। एक मध्यम आकार के शहर में हो सकता है एक घुड़दौड़ पर मैदान, हिप्पोड्रोम, अनेक मंच मंदिर, फव्वारे और विभिन्न प्रकार के असरानागार। बहुत से रोमन परिवारों को अपनी संपत्ति के प्रतिवर्ष 4000 पाउंड सोने की आय प्राप्त होती थी, जिनमें अनाज, शराब तथा अन्य उपज शामिल नहीं थी। इन उपजों को बेचने पर सोने की प्राप्त आय से 1/3 के बराबर आमदनी हो सकती थी। रोम में द्वितीय श्रेणी के परिवारों की आय 1000 अथवा 1500 पाउंड सोना थी। थेब्स का ओलिम्पियोडोरस, वहाँ से तथ्य लिए गए हैं। परवर्ती पूरा काल, हम रोमन साम्राज्य के अंतिम शताब्दियों में उनके सांस्कृतिक परिवर्तनों पर दृष्टिपात करते हैं। परिवर्ती पूरा काल शब्द का प्रयोग रोम साम्राज्य के उद्भव, विकास और पतन के इतिहास की उस अंतिम दिलचस्प अवधि का वर्णन करने के लिए किया जाता है जो मोटे तौर पर 4वीं से 7वीं शताब्दी तक फैली हुई थी। यहाँ तक कि 4वीं शताब्दी स्वयं भी अनेक सांस्कृतिक और आर्थिक हलचलों से परिपूर्ण थी। सांस्कृतिक स्तर पर इस अवधि में लोगों के धार्मिक जीवन में अनेक महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए, जिनमें से एक था सम्राट कॉन्स्टेंटाइन द्वारा ईसाई धर्म को राजधर्म बना लेने का निर्णय, और दूसरा था 7वीं शताब्दी में इस्लाम का उदय। लेकिन ढांचे के रूप में भी उतने ही महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। ये परिवर्तन सम्राट डायोक्लिशियन 284 से 305 के समय से प्रारंभ हुए। सम्राट डायोक्लिशियन ने देखा कि सम्राट का विस्तार बहुत ज़्यादा हो चुका है और उसके अनेक प्रदेशों का सामरिक या आर्थिक दृष्टि से कोई महत्व नहीं है। इसलिए उसने उन हिस्सों को छोड़कर साम्राज्य को थोड़ा छोटा बना लिया। उसने साम्राज्य की सीमाओं पर किले बनवाए, प्रांतों का पुनर्गठन किया, असैनिक कार्यों को सैनिक कार्यों से अलग कर दिया। साथ ही उसने सेनापतियों को अधिक स्वायत्तता प्रदान कर दी, जिससे ये सैन्य अधिकारी अधिक शक्तिशाली समूह के रूप में उभर आए। ये देखें आप, कॉन्स्टेंटाइन ने इनमें से कुछ परिवर्तनों को पुख्ता बनाया और अपनी ओर से कुछ परिवर्तन किए। उसके द्वारा मुख्य रूप से मौद्रिक क्षेत्र में कुछ परिवर्तन किए गए। उसने सॉलिडस नाम का एक नया सिक्का चलाया जो 4.5 ग्राम शुद्ध सोने का बना हुआ था। यह सिक्का रोम साम्राज्य समाप्त होने के बाद भी चलता रहा। ये सॉलिडस सिक्के बहुत बड़े पैमाने पर डाले जाते थे, लाखों करोड़ों की संख्या में चलन में थे। कॉन्स्टेंटाइन का एक अन्य नवाचार था एक दूसरी राजधानी कुस्तुनतुनिया का निर्माण, जहाँ तुर्की में आजकल इस्तांबुल नगर बसा हुआ है। पहले इसे बाइजेंटाइन कहा जाता था। यह नई राजधानी 3 और समुद्र से घिरी हुई थी। चूँकि नई राजधानी के लिए नई सीनेट की जरूरत थी, इसलिए 4वीं शताब्दी में शासक वर्गों का बड़ा तेजी से विस्तार हुआ। मौद्रिक स्थायित्व और बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण आर्थिक विकास में तेजी आई। पुरातत्वीय अभिलेखों से पता चलता है कि औद्योगिक प्रतिष्ठानों सहित ग्रामीण उद्योग धंधों में व्यापार के विकास में पर्याप्त मात्रा में पूंजी लगाई गई। इनमें तेल की मिलें, शीशे के कारखाने, पेंच की प्रेस तथा तरह तरह की पानी की मिलें जैसी नई प्रौद्योगिकियाँ महत्वपूर्ण हैं। धन का अच्छा खासा निवेश पूर्व के देशों के साथ लंबी दूरी के व्यापार में किया गया, जिससे ऐसे व्यापार का पुनरुत्थान हुआ। इन सभी के फलस्वरूप शहरी संपदा एवं समृद्धि में अत्यधिक वृद्धि हुई, जिससे स्थापत्य कला के नए नए रूप विकसित हुए और भोग विलास के साधनों में भरपूर तेजी आई। शासन करने वाले कुलीन पहले से कहीं अधिक धन संपन्न और शक्तिशाली हो गए। मिस्र में परवर्ती शताब्दियों के पैपाराइस पौधे के पत्तों पर लिखे हुए सैकड़ों दस्तावेज मिले हैं, जिनसे यह पता चलता है कि तत्कालीन समाज अपेक्षाकृत अधिक खुशहाल था। जहाँ मुद्रा का व्यापक रूप से इस्तेमाल होता था,
और ग्रामीण संप्रदाय भारी मात्रा में सोने के रूप में लाभ कमाती थी। जैसे 6ठी शताब्दी के दौरान जस्टिनियन के शासनकाल में अकेला मिस्र प्रतिवर्ष 25 लाख सॉलिडस लगभग 35,000 पाउंड सोना से अधिक धनराशि करों के रूप में देता था। निसंदेह पश्चिम एशिया के बड़े बड़े ग्रामीण इलाके 5वीं और 6ठी शताब्दियों में आज 20वीं शताब्दी की तुलना में भी अधिक विकसित और घने बसे हुए थे। इस सामाजिक पृष्ठभूमि के आधार पर इस वक्त में आगे चलकर अनेक सांस्कृतिक परिवर्तन हुए। यूनान रोमनवासियों की पारंपरिक धार्मिक संस्कृति बहुदेववादी थी। ये लोग अपने पंथों एवं उपासना पद्धतियों में विश्वास रखते थे। जुपिटर, जुनो, मिनर्वा और मार्स जैसे अनेक रोमन, इतालवी देवों और यूनानी पूर्वी देवी देवताओं की पूजा किया करते थे, जिसके लिए उन्होंने साम्राज्य भर में हजारों मंदिर, मठ, देवालय बना रखे थे। ये बहुल देववादी स्वयं को किसी एक नाम से नहीं पुकारते थे। रोमन साम्राज्य एक अन्य बड़ा धर्म यहूदी धर्म था, लेकिन यहूदी धर्म भी एकास यानी विविधताहीन नहीं था, अर्थात परिवर्ती पूरा काल के यहूदी धर्म में अनेक विविधताएं मौजूद थी। 4ठी या 5वीं शताब्दी में साम्राज्य का ईसाईकरण एक क्रमिक एवं जटिल प्रक्रिया के रूप में हुआ। बहुदेववाद विशेष रूप से पश्चिमी प्रांतों में आसानी से तुरंत गायब नहीं हुआ। हालांकि आगे हम बताएं इसके पहले इस चित्र को आप दिखा दें, देख लें आप। सम्राट कांस्टेंटाइन सम्राट कांस्टेंटाइन 313 ईस्वी की एक विशाल मूर्ति का हिस्सा। एकास्म, इसका तात्पर्य एक बड़ी चट्टान का टुकड़ा होता है, परंतु इसका प्रयोग यहाँ पर मानव इकाइयों के लिए किया गया है। जब हम कहते हैं कि समाज अथवा संस्कृति एकास्म है, तो उसका अर्थ है कि उसमें विविधता की कमी है और उसमें आंतरिक एकरूपता है। ईसाईकरण उस प्रक्रिया कहते हैं जिसके द्वारा ईसाई धर्म भिन्न भिन्न जनसमूहों के बीच फैलाया गया और वहाँ का प्रमुख धर्म बना दिया गया। हालांकि ईसाई धर्म प्रचारक वहाँ प्रचलित बहुदेववादी मतांतरों तथा धार्मिक रीति रिवाजों का लगातार विरोध करते रहे और ईसाई जनसाधारण की तुलना में बहुदेववाद की निंदा करते रहे। 4ठी शताब्दी में भिन्न भिन्न धार्मिक समुदायों के बीच की सीमाएं इतनी कठोर एवं गहरी नहीं थी जितनी कि आगे चलकर हो गई। ऐसा शक्तिशाली विस्फोट की कोशिश के कारण हुआ, जिन्होंने अपने अनुयायियों को कड़ाई से धार्मिक विश्वासों तथा रीति रिवाजों का पालन करने का पाठ पढ़ाया। जनता में आम खुशहाली खासतौर पर पूर्वी भागों में अधिक फैली, जहां आबादी 6ठी सदी के मध्य भाग तक बढ़ती रही। हालांकि वहां प्लेग की महामारी का प्रकोप हो चुका था, जिसके कारण 540 के दशक में लगभग संपूर्ण भूमध्य सागरीय प्रदेश प्रभावित हो गया था। इसके विपरीत पश्चिम में सम्राट राजनीतिक दृष्टि से विखंडित हो गया, क्योंकि उत्तर से आने वाले जर्मन मूल के समूहों गोथ, वेंडल, लोबार्ड आदि ने सभी बड़े प्रांतों को अपने कब्जे में ले लिया था, अपने अपने राज्य स्थापित कर लिए थे, जिन्हें रोमांतर राज्य कहा जा सकता है। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण राज्य स्पेन में विसिगोथों का राज्य, जिसे अरबों से 711-720 के बीच नष्ट कर दिया। गाले फ्रेंको का राज्य लगभग 511 से 687 और इटली में लोमार्डो का राज्य 567 से 774। ये राज्य एक भिन्न किस्म की दुनिया की शुरुआत के पूर्व संकेत थे, जिस दुनिया को आमतौर पर मध्यकालीन कहा जाता है। पूर्वी भाग में जहां साम्राज्य संयुक्त बना रहा, जस्टिनियन का शासनकाल समृद्धि और शाही महत्वाकांक्षा के उच्च स्तर का द्योतक था। जस्टिनियन ने 533 ईस्वी में अफ्रीका को वेंडलों के कब्जे से छुड़ा लिया और इटली को ऑस्ट्रोगोथों से लेकर वापस उस पर अधिकार कर लिया। इससे देश तहस-नहस हो गया। लोबार्ड के आक्रमण के लिए रास्ता तैयार हो गया। 7वीं शताब्दी के प्रारंभिक दशकों तक आते आते रोम और ईरान के बीच लड़ाई फिर छिड़ गई। ससानी शासकों, जो 3री शताब्दी से ईरान पर शासन कर रहे थे, ने मिस्र सहित सभी विशाल पूर्वी प्रांतों में बड़े पैमाने पर आक्रमण कर दिया। वाइजेंटियम, अब रोम साम्राज्य को ज़्यादातर इसी नाम से जाना जाता था, ने 620 के दशक में इन प्रांतों पर फिर से अपना कब्जा कर लिया, लेकिन उसने कुछ ही वर्ष बाद इसे दक्षिण पूर्व की ओर एक बहुत
जोरदार अंतिम धक्का लगा जिसे वह सहन नहीं कर सका। अरब प्रदेश से शुरू होने वाले इस्लाम के विस्तार को प्राचीन विश्व इतिहास की सबसे बड़ी राजनीतिक क्रांति कहा जाता है। 642 तक जब पैगंबर मोहम्मद की मृत्यु को मुश्किल से 10 साल हुए थे, पूर्वी रोमन और सनानी दोनों राज्यों के बड़े बड़े भाग भीषण युद्ध के बाद अरबों के कब्जे में आ गए। किंतु हमें यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि उभरते हुए इस्लामी राज्य की जीतें जो एक शताब्दी बाद अंततः स्पेन, सिंध और मध्य एशिया तक फैल गई, अरब जनजातियों को ही पराजित करने से हुई। अरब से शुरू होकर ये जीत सीरियाई रेगिस्तान, इराक की सरहदों तक पहुंची, जिसके पश्चात मुस्लिम सेनाएं और दूर दूर तक गई, जैसा कि हम अगले विषय 4 में इसको देखेंगे और पढ़ेंगे। अरब प्रायद्वीप और वहाँ रहने वाली अनेक जनजातियों के एकीकरण के कारण ही इस्लाम धर्म का क्षेत्रीय विस्तार हुआ। ये चित्र देख ले आप। एक 79 ईस्वी में बना कोलोसियम, जहाँ तलवार चलाने में निपुण योद्धा जंगली जानवरों का मुकाबला करते थे। यहाँ 60,000 दर्शक बैठ सकते थे। ये जो देखिए आप, ये फिगर आपके सामने, ये चित्र आपके सामने दिया जा रहा है। पश्चिम एशिया, अब हम आपको शासक और प्रमुख घटनाओं के बारे में यहाँ पर चर्चा करेंगे। देखें आप, 27 ईसा पूर्व से 14वीं ईस्वी, अगस्टस प्रथम रोम सम्राट। घटनाएं, शासक और उनका शासनकाल। 27 ईसा पूर्व, ऑक्टेवियम द्वारा स्थापित प्रिंसिपेट, वह अब अपने आप को अगस्टस कहने लगा था। लगभग 24 से 79, वरिष्ठ प्लिनी का जीवन। विसुवियस नामक ज्वालामुखी फटने से उसकी मृत्यु। विसुवियस ने रोमन नगर पंपोई को भी अपने लारे में दफन कर लिया था। ठीक है, ये देखें, विसुवियस ये ज्वालामुखी का नाम है जिसने पोम्पई को अपने लावे में दफन कर लिया था। 14 से 37 टिबेरियस। 98 से 117। अब देखें, 77 से 66 से 70, विशाल यहूदी विद्रोह और रोमन सेनाओं का यरूशलेम पर कब्जा। लगभग 115, ट्राजान की पूर्व में विजयों के बाद रोमन साम्राज्य का अधिकतम विस्तार। इधर देखें आप, ट्राजान 117 से 38। 212, साम्राज्य के सभी मुक्त निवासियों को रोमन नागरिक का दर्जा दे दिया गया। 224, ईरान में नया वंश स्थापित जिसे अपने पूर्वज ससान के नाम पर ससानी कहा गया। 193, 211, सेप्टिमियस सेवेरस। 250 का दशक, फारसवासियों ने फरात के पश्चिम में स्थित रोमन प्रदेशों पर आक्रमण किया। 258, कार्थेज के साइप्रसवासी बिशप को मृत्युदंड। 260 का दशक, गेलिनस ने फिर से सेना संगठित की। यहाँ देखिए आप, 214, 72, ईरान में शाहपुर प्रथम का शासन। यहाँ देखें आप, 273, पामायरा का कारवां नगर रोमन वासियों द्वारा नष्ट किया गया। 297, डायोक्लिसियन ने 100 प्रांतों में साम्राज्य का पुनर्गठन किया। 253 से 68, गैलिनस। लगभग कॉन्स्टेंटाइन ने सोने का नया सिक्का सालिडस चलाया। 312, कॉन्स्टेंटाइन ने ईसाई धर्म स्वीकार किया। 324, कॉन्स्टेंटाइन अब साम्राज्य का एकमात्र शासक बन गया। उसने कुस्तुनिया नगर की स्थापना की। डायोक्लिसियन मुख्य शासक 354 से 430,
हिप्पी के विपक्ष ऑगस्टीन का जीवन काल। 378 गोथ लोगों ने एड्रियानोपोल में रोमन सेनाओं को करारी मात दी। 391 सिकंदरिया ने सेरापिस के मंदिर नष्ट किए गए। 312 337 कांस्टेंटाइन। 309 79 ईरान में सापुद्दीन का शासन। 410 विसी गोथों ने रोम का विध्वंस कर दिया। 428 बेंडन लोगों ने अफ्रीका के प्रदेश पर कब्जा कर लिया। 434 से 53 अटिला नामक खून का साम्राज्य। 493 ऑस्ट्रोगोथों ने इटली में राज्य स्थापित किया। 533 से 550 जस्टिनियन द्वारा अफ्रीका और इटली को मुक्त करा लेना। 541 से 70 ब्यूबोनिक प्लेग का प्रकोप। 568 लोबोर्ड लोगों ने इटली पर आक्रमण किया। लगभग 570 पैगंबर मोहम्मद का जन्म। यहाँ पे देखें आप कुछ तिथियों को। 408 से 50 थियोडोसियस द्वितीय प्रसिद्ध थियोडोसियस कोड का संकलन करता। 490 518 अर्नेस्टेसियस। 614 से 19 फारस के शासक खुसरो द्वितीय ने पूर्वी रोम प्रदेशों पर आक्रमण करके उन पर कब्जा कर लिया। यहाँ देखिए आप 527 से 65 जस्टिनियन। 622 पैगंबर मोहम्मद और उनके साथी मक्का छोड़कर मदीना चले गए। और 531 से 79 ईरान में खुसरो प्रथम का शासन। अरब विजयों का पहला और महत्वपूर्ण चरण मुस्लिम सेनाओं ने सीरिया, फिलिस्तीन, मिस्र, इराक और ईरान के कुछ हिस्सों पर कब्जा कर लिया। 610 से 41 हेराक्लियस सीरिया में उमैया वंश। 661 से 750 के बीच सीरिया में उमैया वंश। 698 अरबों से कार्थेज को जीत लिया। अरबों ने कार्थेज को जीत लिया। 711 स्पेन पर अरबों का आक्रमण। एक काल घटनाक्रम ये देखें आप। रवैना की पच्चीकारी 547 में। इसमें सम्राट जस्टिनियस को दिखाया गया है। देखें विद्यार्थियों को इन प्रश्नों का अभ्यास करना है। यदि आप रोमन साम्राज्य में रहे होते तो कहाँ रहना पसंद करते हैं, नगरों में या ग्रामीण क्षेत्र में? कुछ छोटे शहरों, बड़े नगरों, समुद्रों और प्रांतों की सूची बनाइए। उन्हें नक्शों को पर खोजने की कोशिश कीजिए। क्या आप अपने द्वारा बनाई गई सूची में संकलित किन्हीं 3 विषयों के बारे में कुछ कर सकते हैं? आप रोम की गृहिणी है जो घर की जरूरत की वस्तुओं की खरीदारी की सूची बना रही है। अपनी सूची में आप कौन सी वस्तुएं शामिल करेंगी? ये तार्किक प्रश्न इसलिए दिया जाता है ताकि विद्यार्थियों के स्मरण में बना रहे या जो लोग अध्ययन करता है उनके ध्यान में रहे। रोमन सरकार ने चांदी में मुद्रा को डालना क्यों बंद किया? वह सिक्कों के उत्पादन के लिए कौन सी धातु का उपयोग करने लगे? निबंध इन संदर्भों में लिखना है आपको। अगर सम्राट त्राजान भारत पर विजय प्राप्त करने में वास्तव में सफल रहे होते, रोमन वासियों का इस देश पर अनेक सदियों तक कब्जा रहा होता, तो क्या आप सोचते हैं कि भारत वर्तमान समय के देश से किस प्रकार भिन्न होता? तर्क लगाने की बात है, विचार करने, कल्पना करने की, और उसका उल्लेख ध्यानपूर्वक पढ़ें। इस अध्याय को जो आपसे बताया गया सुने समझें। उनमें से रोम साम्राज्य और अर्थव्यवस्था को आपकी दृष्टि में आधुनिक दर्शाने वाले आधारभूत अभिलक्षण चुनिए। और इसी के साथ कक्षा 11 चैप्टर नंबर 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य पूर्ण होता है।